पिछला क्लास क्या देख रहे थे? प्रतिशत। लास्ट क्वेश्चन क्या बनाए थे? आठ सौ 73 का 16 सही 2/3% क्या होगा? ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखिए। 1360 का 22.5% 22.5% बराबर लड़के लोग सब तीजा लाने गए हैं क्या रे? एक भी लड़के लोग नहीं आए। कितना आया? 306। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, 1360 का 22.5%। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1360, 1360, फिर का के लिए गुणा और 22.5 और प्रतिशत के लिए बटा क्या लगाएंगे? 100। अब अगर हम दशमलव को हटाते हैं तो ये हो जाएगा 225 और पहले से है बटा 100 और दशमलव हटाए इसलिए क्या लगेगा? 10। क्लियर है? ठीक है। अब एक शून्य से एक शून्य कट गया। अब ये भी 5 से कट सकता है, ये भी 5 से कट सकता है, तो 5 से काट दो। 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10 और ये 0, फिर 5 निया 45 और 5 चौक 20, फिर ये 4 से कट रहे क्या? देखो कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 तिया 12 और फिर 4 चौक 16। हमारे पास बचा है 34 और गुणा 9। अब गुणा करेंगे तो 9 चौक कितना हो जाएगा? 36 का 6 हासलाई 3, 9 तिया 27 और 3 कितना हो जाएगा? 30। तो इस तरह हम आंसर कितना आ गया? 306। अब देखो यही क्वेश्चन ऐसे रहता, मान लो क्वेश्चन लिखना इसी को लिखा रहता 1360 का 22.5% प्लस 225 का 136%, 225 का 136%। चलो अब इसको हल करो। कितना आया? 612 आया होगा, है ना। दोनों इधर को अलग हल करेंगे, इधर को अलग हल करेंगे और दोनों के आंसर को जोड़ देंगे तो लास्ट आंसर आ जाएगा। जैसे 1360 गुणा 22.5 और ये प्रतिशत के लिए 100 और दशमलव के लिए 10। इधर हल करेंगे तो 225 गुणा 136/100
अब इतना अलग से हल होगा और इतना अलग से हल होगा, है ना। तो इधर को हल किए थे तो कितना आया था, देखो 306 आया था, है ना, सेम है ना, ठीक है। तो 306। अब इधर को हल करते हैं तो यहाँ देखो ये भी 100 से, ये 5 से कट जाएगा दोनों, ये 45 और ये कितने बार में 20, फिर ये कितना 4 बार में और ये 9 बार में, फिर ये 9 एकम 9 और ये कितने बार में 3 और 4, 34, और 34 और 9 का गुणा किए थे कितना आया था 306, और 306 का 306 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 612, ठीक है। तो जब ऐसे प्लस में दिया रहेगा तो पहले इधर को अलग हल करना, इधर को अलग हल करना, दोनों का आंसर आएगा उसको जोड़ देना, आपका लास्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। पीएससी में 2019 में आया हुआ है। 8400 का 32%, 8400 का 32% प्लस 760 का 15% का मान क्या होगा। कितना आ जाएगा बाकी लोगों का। चलिए बना के देखें। ये हो जाएगा 8400 का के लिए गुणा, और ये 32/100 और प्लस फिर 760 का के लिए गुणा, और ये 15/100। अब ये देखो ये प्लस है तो इधर का अपना अलग हल करेंगे, इधर का अपना अलग हल करेंगे। तो इधर देखो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया कि नहीं कट गया, कट गया। तो सीधा सीधा हमको 84 और 32 का क्या करना है, गुणा करना है। तो 84 और 32 का गुणा करेंगे, देखो गुणा करो 84 गुणा 32, है ना। तो 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 8 3 चौक 12 का 2 हासलाई 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25। तो ये 8 और ये 8, ये 6 और ये 2। तो 84 और 32 का गुणा कर रहे हैं, कितना रहा है 2688। ये इस तरफ का हल हो गया। अब इस तरफ का हल करते हैं, तो इस तरफ का हल करते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, फिर 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। अब 2 एकम 2 और ये 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16। तो हमारे पास क्या बचा 38 गुणा 3 और बीच में क्या है प्लस है। तो 38 और 3 का गुणा करेंगे तो 3 अट्ठे 24 का 4 हासलाई 2 और 3 तिया 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 114 आएगा। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 8 4 12 का 2 हासलाई 1, 8 और 1 9 और 1 10 का 0 हासलाई 1, 6 और 1 7 और 1 8 और ये 2। तो आंसर कितना आ गया 2802। बन जाएगा ऐसा सवाल। पिछले क्लास से बना रहे हैं ऐसा सवाल। अब देखो आपको जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, पहले इसको अलग अलग देता था। जैसे इसी को मान लो ऐसे देता था 8400 का 32%, ऐसे अकेले पूछता था। अब उसको प्लस के साथ भी पूछा गया। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, अगले जब हम टाइप में पढ़ेंगे उसमें या तो ये वाला या ये वाला जो संख्या है वो मिसिंग रहेगा और इसका आंसर बराबर करके आपको दिया रहेगा। ठीक है, वो कैसे बनेगा, जैसे क्वेश्चन लिखो 360 का x% बराबर 129.6 हो तो
x बराबर कितना होगा, ये हमको ज्ञात करना है। सेम बनाओ, बस x का जो मान है उसको x ही रहने दो। कितना है? छत्तीस आया। ये क्या लिखा है? 360 और का के लिए गुणा x और प्रतिशत के लिए बटा 100 बराबर ये 1296 कर देते हैं और दशमलव को हटा के लिए बटा क्या लिख देते हैं? 10। हल किए, समझ में आ गया? अब आपको x का मान निकालना है, तो ये x और बाकी 1296 और गुणा ये 100 ऊपर चले जाएगा और पहले से यहाँ क्या है? 10 है और ये 360 कहाँ जाएगा? नीचे। पक्षांतर का क्लियर है? चलिए, अब 10 में एक शून्य है और 100 में एक शून्य कट गया, फिर यहाँ पर एक शून्य ये पे कट गया। अब देखो ये दोनों किससे कट रहे हैं? 6 से कट जाएगा। चलो काट दो। 6 छक्का 36, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और फिर 6 छक्का 36, फिर वापस कट जाएगा 6 से, 6 कम 6 और ये हो जाएगा 6 तिया 18 और 6 छक्का 36। तो x बराबर कितना आ गया? 36 आ गया। बस ऐसे निकालना है। ठीक है, चलो आगे और बढ़ते हैं। ऐसी क्वेश्चन दूं और बन गया? कितना आया? इसका कितना आया? चलो 200 का के लिए गुणा x प्रतिशत के लिए बटा 100 और ये बराबर 50। x का मान निकालना है, तो ये 50 अपने जगह में, 100 पक्षांतर होके ऊपर चला गया और 200 पक्षांतर होके नीचे आ गया, है ना। ये 2 शून्य से 2 शून्य क्या हो गया? कट गया। फिर ये 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो x बराबर कितना आ गया? 25 आ गया। क्लियर है? फिर आगे देखते हैं इसको। यहाँ पर x है तो x को x से लिखेंगे, का के लिए क्या लिखते हैं? गुणा। फिर ये 90 और प्रतिशत के लिए बटा 100 बराबर कितना हो गया? 900। अब x का मान निकालना है, तो ये 900 गुणा 100 और बटा क्या आ जाएगा? 90।
ये एक शून्य से एक शून्य कट गया, 9 एकम 9 और 9 दहम 90 और 10 का 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो x का मान कितना आ गया? 1000। क्लियर है? अच्छा, $320 का 125% प्लस 125 का x% बराबर 440 हो तो x बराबर क्या होगा? कितना आया? 32 आया। बाकी लोग का बस हल करते जाओ, जहाँ जो चिन्ह है उसके लिए जो रखते हो, का के लिए गुणा रखते हो, प्रतिशत के लिए बटा 100 रखते हो, वैसा हल करते जाओ। जैसे ये 320 का के लिए गुणा 125 बटा कितना हो जाएगा? 100। फिर ये प्लस है, फिर ये 125 का के लिए गुणा x बटा 100 और ये बराबर कितना हो जाएगा? 440। हल कर लिए। अब इधर वाला अलग हल करना रहता है, इधर अलग हल करना रहता है, तो इधर वाला पहले हल कर लो। ये शून्य से शून्य कट गया कि नहीं कट गया? कट गया। अब ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25 और ये 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2 और 2 छक्के 12। अब 16 गुना कितना आ गया वहाँ? 25। तो 16 और 25 का गुणा करो, कितना आ जाएगा? 400। ये हल हो गया कि नहीं हो गया? प्लस। अब इसको हल करेंगे तो ये देखो 25 चौक 100 और 25 पंचे 125, तो 5 गुणा x बटा कितना आ गया? 4 और बराबर 440। हल हो गया। अब ये 400 को हम उधर ले जा सकते हैं, तो इधर प्लस में, तो उधर जा क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 5 गुणा x और बटा 4 बराबर 440 माइनस 400, तो 5 गुणा x बटा कितना हो गया? 4 और बराबर कितना आ गया? 40। तो x बराबर 40 गुणा 4 और बटा कितना हो जाएगा? 5। 4 और 5 को पक्षांतर किए तो अब ये कट जाएगा। 5 एकम 5 अट्ठे और 8 चौक, तो x बराबर कितना मिला हमको? बस हो गया आंसर। ठीक है, चलो अगला वाला बनना चाहिए सेम ऐसी। 400 का 39.5%, 400 का 39.5% प्लस 350 का x% बराबर 242। चलो x का मान ज्ञात करो।
कितना आया? 24 आया। देखो कैसे बनेगा, ये 400 फिर का के लिए गुणा 39.5 और ये बटा 100 प्रतिशत के लिए, और यहाँ पर 350 गुणा x बटा 100 बराबर कितना हो गया? 242। सबके सब पहला लाइन ऐसा लिखे हैं। अब दशमलव को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। तो 400 गुणा 395 बटा 100 और दशमलव हटाए इसलिए 10 प्लस 350 गुणा x बटा 100 और बराबर 242। ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 2 शून्य है 100 में और ये 400 में 2 शून्य कट गया। ये 5 से कट रहे क्या? 5 सत्ते 35 और 5 पंचे 25 और ये 5 दूनी 10 और फिर ये अच्छा 4 बचेगा, 5 निया 45। ठीक, 5 निया 45 और ये कट जाएगा 2 एकम और 2 दूनी। अब ये 89 का 2 से गुणा हो जाएगा तो 2 निया 18 का 8 हासलाई 1 और 2 सत्ते 14 और 1 15 प्लस यहाँ पर ये 1 शून्य से 1 शून्य कट गया और ये 5 से 7 बार में और 5 से 2 बार में, तो 7 गुणा x बटा 2 बराबर कितना आ गया? 242। अब ये 158 जो है वो उधर जा क्या हो जाएगा? माइनस, तो 7 गुणा x बटा 2 बराबर 242 माइनस 158 घटा दो कितना आ जाएगा? कितना आ गया? 84। ठीक है। अब ये 7 और 2 को भी उधर क्या कर देंगे? पक्षांतर, तो x बराबर 84 गुणा 2 और बटा कितना हो जाएगा? 7। 7 एकम 7, 7 दूनी और 12 दूनी, तो आंसर कितना आ जाएगा? 24। ठीक है, आगे बढ़े। चलो तीन 300 का 25% का 20% कितना होगा? कितना आया? 15 आया। आपको चाहे कितना का दे, कितना प्रतिशत दे दे, आपको उससे घबराना नहीं है। का के लिए क्या लेना है? और प्रतिशत के लिए बटा 100। तो ये 300 का के लिए गुणा 25% है तो बटा 100, फिर गुणा और है फिर 20 बटा कितना हो जाएगा? 100। बस क्लियर है। तो देखो कितना शून्य है, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, फिर ये 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 पंचे 25 और 5 दिया कितना हो जाएगा? बस ठीक है। चल अगला सवाल लिखो। 10,800 रुपये का 10,800 रुपये का 10% का 0.05% बराबर क्वेश्चन मार्क। ये व्यापम में 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है।
कितना आ रहा है आंसर? 0.54 है ऑप्शन में। बन रहा है बाकी लोगों से? देखो क्या दिया हुआ है, 10,800, फिर का दिया है तो गुणा, 10% दिया है तो 10/100, फिर का दिया है तो गुणा, और ये 0.05 दिया है और प्रतिशत दिया है तो बटा 100 हो गया। अब दशमलव को भी हटा देते हैं, तो 10,800 गुणा 10/100 गुणा 5 हो जाएगा, ये दशमलव हटेगा तो, और पहले से बटा क्या है 100, और दशमलव हटाएंगे तो भी क्या लगेगा 100, क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है। क्लियर है? अब यहाँ से ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, ये 1 शून्य से ये 1 शून्य कट गया, ये 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10, और ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 चौक 8। क्लियर है? तो ऊपर क्या बचा है 54 अंश में, और नीचे हर में क्या बचा है 100। ठीक है? अब यहाँ पर 2 शून्य है, इसलिए ऊपर वाली संख्या में 2 अंक के पहले क्या लग जाएगा? दशमलव। तो पहला अंक 4, दूसरा अंक 5 और उसके बाद दशमलव, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 0.54। ठीक है? चलो अगला सवाल लिखो। ये भी 2021 में आया है, व्यापम में ही, जो लिखोगे यदि P बराबर 200 का 25% तथा Q बराबर 200 का 50% का 10%, तब P माइनस Q बराबर क्या होगा? कितना आया देखते हैं। दो 2.5। पहले P वाले भाग को अलग हल करो, Q को अलग हल करो, और P का मान आएगा, Q का मान आएगा, उसको क्या कर देना? घटा देना। देखो P बराबर कितना दिया है? P बराबर दिया है 200 का 25% का 25%, और वहीं Q बराबर लिखा है 200 का 50% का 10%। ऐसा लिखा है दो भाग, दोनों भाग को अलग अलग हल करो। पहले इसको हल करें तो ये हो जाएगा 200 गुणा 25/100 गुणा 25/100। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 25 से कम 25, 25 चौक 100, ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब 25/2 कितना हो जाएगा? 12.5। क्लियर है? अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 200 गुणा 50/100 गुणा 10/100। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, और ये 2 से 2 कट गया, सिर्फ कितना बचा है? 10। अब आपको ज्ञात क्या करना है? P माइनस Q। तो P का मान कितना आया है? 12.5, और Q का मान कितना आया है? 10। तो इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5। ठीक है? चले आगे।
वह संख्या जिसका 12 सही 1/2%, वह संख्या जिसका 12 सही 1/2%, 175 सही 1/2 है, तो संख्या बताइए। कितना आया? 100 आया। ये पीएससी प्री 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 में आया है। हल करें? कैसे सिमरन, नहीं बन रहा है क्या? कैसे नहीं बन रहा है? वह संख्या जिसका 12 सही 1/2%, तो संख्या दिया है क्या? तो x लो, x का दिया नहीं, वह संख्या जिसका, तो ये क्या ले लिए? x ले लिए, का लिए। अब इसको क्या लिखेंगे? 12 दूनी 24 और 1 25/2%, कितने के बराबर है? 175, एक सही 2, तो 175 सही 1/2 कितना हो जाएगा? 351/2 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो x का के लिए गुणा 25/2 और प्रतिशत इसलिए बटा 100 और बराबर में 351/2। आया समझ में? अब x का मान निकालना है तो बाकी को क्या कर देंगे? पक्षांतर। तो x बराबर 351/2 गुणा 2 गुणा 100 और बटे में क्या आ जाएगा? 25। ये 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। 25 से कम, 25 चौक 100। अब इसका गुणा कर दो तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20 का 0, हासलाई 2, 4 तिया 12 और 2 कितना हो जाएगा? तो आंसर कितना आया? 1404। ठीक है, चलो अगला सवाल। यदि एक संख्या का 25% 75 है, यदि एक संख्या का 25% 75 है, तो उस संख्या का 45% कितना होगा? ये क्वेश्चन व्यापम में 2016 में आया है, पूरा आया हुआ सवाल है। कितना आया? 135 आया। पहले वो संख्या ज्ञात करना है और फिर उस संख्या का 45% ज्ञात करना है, जो हमारा लास्ट आंसर होगा।
तो सबसे पहले जो पहला सेंटेंस दिया है, एक संख्या का 25% कितना है? 75 है। तो संख्या नहीं दिया है, तो x का 25% बराबर क्या लेंगे? 75। ठीक है, पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर x गुणा 25/100 बराबर कितना हो जाएगा? 75। तो x बराबर 75 गुणा 100 और बटे में क्या आ जाएगा? 25। 25 एकम 25, 25 दिया 75, तो x बराबर कितना आ गया? 300 आ गया। अब उस संख्या का कितना ज्ञात करना है? तो संख्या कितना निकला? तो 300 का हमको क्या ज्ञात करना है? 45%। तो 300 का 45%, 300 गुणा 45/100, ये 2 शून्य से 2 शून्य क्या हो गया? कट गया। और 45 का हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 135। इस तरह हमारा लास्ट आंसर कितना हो जाएगा? 135। ठीक है, चलो यदि किसी संख्या का 40% का 40%, यदि किसी संख्या का 40% का 40% 40 हो, तो यदि किसी संख्या का 40% का 40% 40 हो तो वह संख्या ज्ञात करें। वह संख्या ज्ञात करें। सॉरी, $250 और किसी का आंसर बनाए। किसी संख्या का 40%, तो x का 40% का 40% किसके बराबर है? 40 के बराबर है ना, ऐसा दिया है। और हमको किसका मान निकालना है? x का। तो x गुणा 40% है तो 40/100, फिर गुणा 40% है तो 40/100 और ये बराबर 40। तो x बराबर 40 गुणा 100 गुणा 100 और बटे में क्या आ जाएगा? 40 गुणा 40। ये 40 से 40 क्या हो गया? कट गया। ये 0 से 0 कट गया। ये 4 से ये 100 कितने बार में? 25 बार में। और 25 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 250। ठीक है, चलो बन जाएगा ऐसा सवाल। आगे बढ़े फिर कि एक आध सवाल और करें? चलो एक ठो लिखो पहले। एक संख्या का 3/5 का 60% का 40% 504 है। 504 है, तो उस संख्या का 2/5 का 25% कितना होगा?
हैं 300 दोनों नहीं है ऑप्शन मेरे। चले बनाए। सबसे पहला सेंटेंस देखो, एक संख्या का, तो x का 3/5 का 60% का 40% बराबर 504, यही दिया है। हाँ 504। अब इसी संख्या का 2/5 का 25% कितना होगा? तो पहले हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? संख्या यानी कि x का मान। चलो तो इसको हल करते हैं। तो x गुणा 3/5 गुणा 60/100 गुणा 40/100 बराबर 504, ऐसी होगा। अब x का मान ज्ञात करना है, तो ये 504 अपने जगह पे 5 गुणा 100 गुणा 100 और बटे में क्या आ जाएगा? 3 गुणा 60 गुणा 40, ऐसी होगा। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया कि नहीं कट गया? कट गया, ठीक है। उसके बाद ये 4 एकम 4 और 4 25 में 100, ये भी कट गया कि नहीं कट गया? कट गया। अब बचा क्या? 3 एकम 3 और ये 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 छक्के 18, फिर 2 बचेगा, फिर कितना हो जाएगा? 3 अट्ठे 24, ठीक है, कट गया। 6 से कट रहा है क्या? देखो कट जाएगा। 6 एकम 6 और ये हो जाएगा 6 दूनी 4 बचेगा, कितना? 6 अट्ठे 48। तो 28 5 गुणा कितना बच गया? 25, है ना। तो 28 और किसका गुणा करो? 5 का गुणा कर दो। 5 अट्ठे 40 का 0, हाँ सिलाई 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 140 और गुणा कितना है? 25। चलो 25 शून्य में 0, 25 चौक कितना हो जाएगा? 100 का 0, हाँ सिलाई 10, 25 से कम 25 और 10 कितना हो जाएगा? तो संख्या कितना मिला? 3500। अब ठीक है, अब इस 3500 का उस संख्या का बोला है ना, तो 3500 का 2/5 का क्या ज्ञात करना है? 25% ज्ञात करना है। अभी तक 2 क्वेश्चन अलग अलग बना रहे थे बड़ा बड़ा, अब वो एक साथ आ गया तो और बड़ा हो गया है, ठीक है। तो पहले हमने वो संख्या ज्ञात कर लिया, कितना आ गया? 3500। अब उस संख्या का 2/5 का कितना ज्ञात करना है? 25%। तो 3500 गुणा 2/5 गुणा 25/100, तो ये 100 का 2 शून्य और ये 3500 का 2 शून्य, कट गया कि नहीं कट गया? चलो 5 एकम और 5 सत्ते 25 दूनी कितना हो जाएगा? 50 और ये 7 और 7 पंचे कितना हो जाएगा? तो कितना आ गया? 350। 350 क्लियर है। अब कहाँ कहाँ गलती किए थे देख लो। आया है तेरा? वेरी गुड। कहाँ से? हाँ देखो, ये काटने का तरीका आपका अलग कुछ भी हो सकता है, लेकिन लास्ट में आंसर इतना ही आएगा।
जैसे मैं पहले शून्य को काटा हूँ, 4 से काटा हूँ, आप किसी भी तरह से किसी भी संख्या को काट सकते हो, भाग दे सकते हो, लास्ट में आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, जैसा काटा हूँ वैसे काटना है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, चले ऐसा सवाल बन जाएगा। तो ऐसा सवाल पूरा प्रैक्टिस करके आइए। अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरे पास ना 2 दिन लॉटरी लगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं था, 100 रुपये का लॉटरी था। तो पहले दिन लॉटरी लगा तो मेरा दोस्त आया, बोला कि जितना तेरा लॉटरी लगेगा उसका मेरे कितना देना, 10% देना, ऐसे करके बोला। मैं बोला हाँ ठीक है, कितना देना है उसको, 10%। अगले दिन फिर मैं लॉटरी लगा और उसको मैं 10% दिया। ध्यान से सुनना, पहले दिन मेरा लॉटरी लगा और उसको कितना देना है, 10% देना है। अब फिर दूसरे दिन मैं लॉटरी लिया, दूसरे दिन मैं फिर लॉटरी लिया, और वही दोस्त आके बोलता है अब कि आज तेरा लॉटरी नहीं लगेगा, है ना। तो मैं उसको चैलेंज किया, नहीं लगेगा, और लगा तो जितना का लगेगा उससे मैं 10% ज़्यादा और दूंगा, जितना का लगेगा उससे 10% अधिक यानी कि ज़्यादा और दूंगा, ऐसे करके। समझ में आ गया। दोनों दिन मुझे 100 रुपये का लॉटरी लगा, पहले दिन भी और दूसरे दिन। यहाँ मेरे को उस दोस्त को देना है और यहाँ लगा है, मतलब वो 10% ज़्यादा मुझे क्या करेगा, देगा। दोनों किससे समझ में आया। दोनों दिन कितने का लॉटरी लगा, पहले दिन मैं 100 रुपये में कितना दूंगा उसको, 10%। अब दूसरे दिन मेरे 100 रुपये का लॉटरी लगा है तो वो मुझे 10% क्या देगा, अधिक देगा। तो कितना मैं दूंगा और वो मुझे कितना देगा, मैं कितना दूंगा उसको पहले दिन, कितना दूंगा, 10 रुपये दूंगा कि नहीं दूंगा, और वो मुझे कितना देगा, कितना देगा, 110 देगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब आपको केवल क्या बोला जाए, 10% बोला जाए, तो जितना भी है मतलब 100 का 10% मतलब 10, और 10% अधिक बोला मतलब जितना है वो तो रहेगा ही, और प्लस उसमें क्या जुड़ जाएगा, 10। समझ में आया। तो जब भी आपको अधिक बोलेगा तो 100 में प्लस करके लेना है। तो वो मुझे कितना दिया, 110%। देखो मेरे को कितने का लॉटरी लगा, कितना प्रतिशत अधिक दे रहा है, यानी टोटल वो मुझे 110% दिया कि नहीं दिया। 100 का 110% क्या होगा, 110 होगा नहीं। तो जब अधिक बोलता है, जब अधिक बोलता है तो 100 में प्लस होके प्रतिशत लिया जाता है। देखो 10% अधिक दिया मतलब कितना दिया वो मेरे को, 110% दिया। मान लो मेरे को 500 रुपया लगता लॉटरी, 500 रुपया, तो मुझे कितना देता है, 550 देता। तो 550 कैसे निकाले, 500 का 10% निकालूं कि 110%, 110% है ना, क्योंकि वो मुझे 10% क्या दे रहा है, एक्स्ट्रा दे रहा है, इसलिए 110%। तो ये देखो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया और 11 पंचे 55 और शून्य कितना आ गया, 550। जब अधिक देता है तो उसको 100 में क्या करके लेना है, प्लस करके लेना है, और जब वो कम होगा तो उसको 100 में क्या करना है, माइनस करके लेना है। समझ में आ गया। अब इसके सारे सवाल करेंगे कल, है ना। अभी हम लोग चलते हैं इतिहास की ओर। कल ले दे में इतना पानी गिरा है, वो नेट इतना स्लो चला है, एक ठो अपलोड हुआ है दिन भर में, पता नहीं क्या कारण था। एक ठो अपलोड हुआ है बहमनी वंश वाला, और उसको भी मैं पब्लिक नहीं कर पाया, प्राइवेट में ही है। वो होगा ना, आज उसको एडिट करना रहता है ना यूट्यूब में जाने के बाद भी। इतिहास पढ़ना है, पढ़ रहे हो तुम लोग, पढ़ो रे पढ़ो, क्योंकि अब इधर का डाटा और खतरनाक आएगा। ठीक है, डालूंगा आज शाम को आके। चलो
हम लोग इतिहास के पिछले क्लास में देखे कि कैसे अंग्रेजों ने बंगाल को और मैसूर को क्या किया था, जीता था। और बंगाल को जीतने के बाद यहाँ पर जो है ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना लगभग तय हो चुकी थी। बंगाल के राजा के साथ पहला युद्ध लड़ा गया था, वो कौन सा था? प्लासी का युद्ध, है ना। बंगाल के नवाब ने सिराजुद्दौला ने लड़ा था कौन सा? प्लासी का युद्ध। और इसी प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में उनका लगभग अधिकार हो चुका है, तो उनको संचालन करने के लिए एक साम्राज्य चाहिए, तो उस साम्राज्य का एक क्या बनाना पड़ेगा? प्रमुख बनाना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने बंगाल में संचालन करने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी को भेजा, जो क्या कहलाता था? बंगाल का गवर्नर कहलाता था। क्लियर है? उसके बाद बंगाल का गवर्नर रहा, फिर आके कोई और बदला, और धीरे धीरे बंगाल से इनका साम्राज्य जो है अब भारत के विभिन्न कोनों में आने लगा। तो बंगाल का गवर्नर जो है वो बंगाल का क्या बन गया? गवर्नर जनरल बन गया। उसके बाद क्या हुआ कि पूरे भारत में इनका क्या हो गया? वर्चस्व हो गया, पूरा अधिकार हो गया। तो भारत में जब इनका वर्चस्व हुआ, अधिकार हुआ, तो बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। अब उसके बाद 1857 की क्रांति हुई। तो 1857 की क्रांति हुई तो इसी भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और एक नया पद लाया गया भारत में, जो ब्रिटिश सरकार का प्रमुख होता था, जिसको क्या कहा गया? वायसराय। तो कौन भारत का पहला गवर्नर हुआ, कौन बंगाल का पहला गवर्नर हुआ, इसको लाइन से हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है? तो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में क्या बनना चालू हो गया? बंगाल का गवर्नर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बंगाल का गवर्नर। तो बंगाल का गवर्नर जो प्लासी का युद्ध जितवाया था, जिसका नाम क्या था? लॉर्ड क्लाइव, वही सबसे पहले क्या बना? गवर्नर बना। तो पहला गवर्नर कौन था बंगाल का? लॉर्ड क्लाइव। ठीक है? कब हुआ था? 1757 में युद्ध हुआ था, तो उसी समय पहला क्या बना? गवर्नर बना। और ये 1760 तक रहा। ये कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था पूछेगा, तो लॉर्ड क्लाइव था। क्लियर है? ये प्लासी का युद्ध जितवाया था, इसीलिए इसको क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर बना दिया। क्लियर है? इसके बाद एक गवर्नर बनकर आया हालवेल। एक गवर्नर बनकर आया कौन? हालवेल। ये कुछ ही महीने रहा हालवेल, ये कुछ ही महीने रहा आपका 1760 तक। उसके बाद आया वेंसी टार्ट। ठीक है? ये 1760 से लेकर 1765 तक रहा। 1760 से कब तक रहा? 1765 तक रहा वेंसी टार्ट। याद करो 1764 में हुआ था कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। तो आपको क्वेश्चन आता है कि बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर कौन था? वेंसी टार्ट। तो बक्सर का युद्ध के समय गवर्नर कौन था? वेंसी टार्ट। अब देखो युद्ध हुआ 1764 में, उसके बाद अब क्या होना था? संधि होना था। राजाओं से जो हारे थे, कौन कौन हारा था? बंगाल का नवाब हारा था सुजाउद्दौला, अवध का नवाब हारा था क्या नाम था? मुगल बादशाह शाह आलम, और एक और था ना रे, अवध का सुजाउद्दौला ना। हाँ, ये तीनों हारे थे, तो तीनों के साथ क्या होना था? संधि होना था। उस संधि के पहले ये चला गया और फिर वापस आया कौन? लॉर्ड क्लाइव। वापस कौन आया? लॉर्ड क्लाइव। ये 1765 में वापस आया। क्लियर है? तो लॉर्ड क्लाइव जो है भारत में 2 बार आकर बंगाल का क्या बना है? गवर्नर। पहले बार कब बना? 1757 में बंगाल का पहला गवर्नर। उसके बाद 1765 में ये दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर आया, और इसी ने ही बंगाल के नवाब के साथ और इलाहाबाद की संधि की थी मुगल बादशाह और अवध के नवाब के साथ। क्लियर है? और इसी संधि के तहत बंगाल में क्या चालू हो गया? द्वैत शासन। बंगाल में क्या चालू हो गया था? द्वैत शासन। बताया था ना कि पूरा जो राजनीति, वो राजस्व का और न्याय वाला मामला है, वो कौन देखने लगे? अंग्रेज देखने लगे। और प्रशासनिक मामला सिर्फ किसको दे दिया गया? नवाब को। है ना? पैसा कौड़ी लेना है तो हमारे पास आओ अंग्रेज लोग जी, और पैसा कौड़ी देना है, नल बनाना है, सड़क बनाना है, और नवाब पास जा। ऐसा। क्लियर है? तो जितना राजस्व और न्याय संबंधी मामला है वो ब्रिटिश सरकार ने अपने पास रखा, और प्रशासनिक मामला बंगाल को दे दिया। तो बंगाल में द्वैत शासन चालू हुआ था। किसके शासन काल में? द्वैत शासन। समझ में आया? द्वैत शासन, है ना? तो द्वैत शासन जो है बंगाल में किसके द्वारा चालू किया गया? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा चालू किया गया। ठीक है? और इसी के समय अब देखो इन लोग जो है पूरा अंग्रेज लोग आए थे, तो इनके साथ एक ही जने थोड़ी आया था लॉर्ड क्लाइव, इसके साथ और भी अंग्रेज लोग आए थे जो छोटे छोटे सेना के पद में थे अंग्रेज लोग, है ना?
तो उन्हीं सेना में रहने वाले अंग्रेजों ने ही अपने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। कारण ये था कि ब्रिटिश सरकार ने अपने ही सैनिकों के वेतन में क्या कर दिया था, कटौती कर दिया था। तो जो उन्हीं के सैनिक थे, अंग्रेज सैनिक थे, उन्हीं ने क्या किया था, विद्रोह किया था। तो अंग्रेज लोग कैसे होते हैं, पूरा सफ़ेद सफ़ेद है नहीं, अंग्रेज लोग कैसे होते हैं, सफ़ेद, और उन्हीं ने ही अपने सरकार के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो इसीलिए उनके ही विद्रोह को क्या कहा गया, श्वेत विद्रोह। क्या कहा गया, श्वेत विद्रोह। तो श्वेत विद्रोह समझ में आया। अंग्रेजी सैनिकों ने ही अपने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश सैनिकों ने ही ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो विद्रोह किया वो क्या था, श्वेत विद्रोह। तो प्रथम श्वेत विद्रोह किसके समय हुआ था, लॉर्ड क्लाइव के समय हुआ था। किसके समय हुआ था, लॉर्ड क्लाइव के समय हुआ था। ये 2 साल तक यहाँ पर क्या रहा, गवर्नर रहा। 65 से लेकर 67 से लेकर 69 तक रहा वेरेलस्ट। ये 1767 से लेकर 1700 कहाँ तक था, 69 तक, ठीक है। और 1769 से 1772 तक आया था कर्टियर। कौन था, कर्टियर। ये 1769 से 1772। और 1772 में बंगाल का गवर्नर बनकर आया वारेन हेस्टिंग। कौन आया, वारेन हेस्टिंग्स। ये 1772। क्लियर है, समझ में आया पूरा बंगाल का गवर्नर। और यही है बंगाल का अंतिम गवर्नर। ये बंगाल का क्या है, अंतिम गवर्नर। अब ये क्यों बंगाल का अंतिम गवर्नर है, 1773 में भारत में पहला आया रेगुलेटिंग एक्ट, एक कानून आया। कहाँ से, ये अंग्रेज लोग कहाँ से हैं, ब्रिटेन से। तो इनके लिए जितना नियम कानून है, चाहे वो अब भारत पे राज कर रहे हैं, तो भारत के लिए कहो चाहे इस ब्रिटिश सरकार के लिए कहो, नियम कानून कहाँ से बन के आएगा, ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से कानून बनकर आया 1773 में। तो देखो सबसे पहले इन्होंने कहाँ अधिकार किया था, बंगाल पे अधिकार किया था, इसलिए बंगाल का गवर्नर। ऐसे यहाँ पे इधर वाले क्षेत्र पे अधिकार कर लिए, तो इधर चल रहा था मद्रास का गवर्नर, इधर चल रहा था मुंबई, तो मुंबई का गवर्नर। ऐसा तीनों का अलग अलग गवर्नर, लेकिन तीनों तो किसका है, ब्रिटिश सरकार का है ना। तीनों किसका था, ब्रिटिश सरकार ही था। तो इसलिए तीनों को एक करके इन तीनों का प्रमुख बनाया गया, और उसी को क्या कह दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, नियम बदल गया। अब नियम बदल गया, अब जो मेन होगा भारत में अंग्रेजों का जो प्रमुख होगा, वो अभी तक क्या कहलाता था, अब ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या आया, रेगुलेटिंग एक्ट। ये रेगुलेटिंग एक्ट आया। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अब भारत में जो अंग्रेजों का प्रमुख होगा, अब वो क्या कहलाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो इसी वारेन हेस्टिंग को ही क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। कौन था, वारेन हेस्टिंग। यही जो है बंगाल का क्या था, पहला गवर्नर जनरल था। क्लियर है। तो बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। ध्यान से सुनना क्या पूछ रहा हूं, बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। समझ में आया, हाँ, इसी को अच्छे से याद रखना, भारी कंफ्यूजन होता है, गवर्नर जनरल ऐसे करके। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। क्लियर है। ये 1773 से और 1773 से 86 तक रहेगा। कब तक रहेगा, 86 तक रहेगा। ठीक है, 86 तक रहेगा। कौन, वारेन हेस्टिंग। तो पहले ये क्या था, गवर्नर था, अब क्या बन गया है, गवर्नर जनरल। तो इसने अपने शासनकाल में क्या क्या किया है, तो इसने 1772 में स्टार्ट किया एक पद जिसको हम लोग कहते हैं कलेक्टर। क्या कहते हैं, कलेक्टर। क्लियर है। देखो पहले इनका साम्राज्य था, तो इनके दौर में, अंग्रेजों के दौर में ही क्या आने लगा, जिला तहसील बनाना कौन लोग चालू किए, अंग्रेज लोग। तो इन लोग पहले क्या, पूरा एक ब्रिटिश साम्राज्य हो गया। उस ब्रिटिश साम्राज्य को प्रांत में बांटते थे। बंगाल जैसे राज्य में बटा है ना, वो उस समय क्या कहलाता था, प्रांत। तो ये पूरा ब्रिटिश साम्राज्य था। तो ये मध्य प्रांत, ये संयुक्त प्रांत, ये पंजाब प्रांत ऐसे था।
उस प्रांत के अंतर्गत, जैसे हमारा जो छत्तीसगढ़ है किसके अंतर्गत आता था, मध्य प्रांत के अंतर्गत आता था, उस मध्य प्रांत के अंतर्गत संभाग बनाए और संभाग के अंतर्गत क्या बनाना चालू किए, जिला बनाना चालू किए। तो उन्हीं जिलों में जो प्रमुख अधिकारी अंग्रेज का बन के जाएगा वही कलेक्टर कहलाएगा। ऐसा पद चालू किया 1772 में किसने, वारेन हेस्टिंग। तो कलेक्टर के पद को बनाने वाला, उसको सृजित करने वाला कौन था, वारेन हेस्टिंग। क्लियर है। अब ये पूरा कंपनी अलग काम कर रही है और कंपनी अब क्या कर रही है, प्रशासन कर रही है। तो इसलिए इसने कंपनी के कार्यों के नियंत्रण करने के लिए एक संस्था बनाया जिसे बोर्ड ऑफ क्या कहा गया, डायरेक्टर कहा गया। क्या कहा गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो 1773 में इसने बोर्ड, 1772 में ही इसने किसकी स्थापना कर दी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना कर दी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना करने वाला भी कौन था, यही आपका वारेन हेस्टिंग। क्लियर है। तो वारेन हेस्टिंग ने 1772 में दो काम किए। पहला काम क्या किया, कलेक्टर का पद बनाया। दूसरा पद काम क्या किया, ये दोनों काम उसने कब किए, जब वो बंगाल का क्या था, गवर्नर। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, अब वो क्या बन गया, गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल बनने के बाद 1774 में इसने क्या किया कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। 1774 में भारत में किसकी स्थापना की, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, दिल्ली में। लेकिन इस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इसने कहाँ किया था, कोलकाता में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ किया था, कोलकाता में किया था। तो सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना करके भारत में जो आधुनिक न्याय पद्धति है, अभी आपको न्याय, पहले न्याय चाहिए रहता है तो किसके पास जाते थे, राजा के पास, नवाब के पास, या जो गांव का सरपंच होता था वही फैसला करता था, ऐसा चलता था। लेकिन अभी आपको फैसला चाहिए तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, न्यायालय जाना पड़ेगा। तो इसकी शुरुआत कब हुआ, 1774 में। इसीलिए इस वारेन हेस्टिंग को आधुनिक न्यायालय या आधुनिक न्याय व्यवस्था का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो 1774 में इस वारेन हेस्टिंग ने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ कर दिया, कोलकाता में कर दिया। और यही कहलाता है क्या, आधुनिक न्याय व्यवस्था का जनक। क्या कहलाता है, आधुनिक न्याय व्यवस्था का जनक। अब देखो पूरा लगभग इनका साम्राज्य इधर फैल गया है तीनों दिशाओं में, तो पैसा कौड़ी ज़्यादा आने लगा है, तो उसका हिसाब तिसाक रखना चाहिए। तो उसका हिसाब तिसाक अभी तक कोई रखने वाला अलग से संस्था नहीं था, तो इसीलिए हिसाब तिसाब रखने के लिए 1774 में ही इसने बनाया राजस्व बोर्ड। राजस्व बोर्ड पूरा हिसाब तिसाब देख रेख करने के लिए 1774 में राजस्व बोर्ड का गठन भी किसने किया, वारेन हेस्टिंग। इसी ने ही शिक्षा का संस्था चलाने के लिए, शिक्षा का अलग से संस्था चलाने के लिए मदरसा का स्थापना भी इसी के शासनकाल में होना चालू हुआ था। मदरसों का स्थापना जो है वो किसके शासन में चालू हुआ है, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में चालू हुआ है। और इसी वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में 1781 में एक अंग्रेज था जिसका नाम था जोनाथन डंकन। क्या नाम था, जोनाथन डंकन। इसने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला कौन था, जोनाथन डंकन। कब किया, 1781 में। 1781 किसके शासनकाल में किया, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में किया है। क्लियर है। तो 1781 में जोनाथन डंकन ने वारेन हेस्टिंग के समय जो है क्या किया था, बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसी वारेन हेस्टिंग के समय एक और अंग्रेज था जिसका नाम था विलियम जोन्स। क्या नाम था, विलियम जोन्स। इसने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी 1784 में। 1784 में क्या नाम था, विलियम जोन्स। इसने क्या बनाया, एशियाटिक सोसाइटी। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 में किया। किसके शासनकाल में, वारेन हेस्टिंग के शासन। और इसी के समय एक और अंग्रेज था जिसका नाम था विलियम विल्किंस। क्या नाम था, विलियम विल्किंस। विलियम विल्किंस। और इसी विलियम विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी भाषा में क्या किया था, अनुवाद किया था। क्लियर है। तो ये तीन अंग्रेज का नाम याद रखना है, किसके शासनकाल का, वारेन हेस्टिंग का शासनकाल का। कि वारेन हेस्टिंग के समय 1781 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। और इसी वारेन हेस्टिंग के समय विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कोलकाता में किया था। कहाँ किया था, कोलकाता में किया था। और इसी के समय विलियम विल्किंस ने जो है क्या किया था, गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था।
क्लियर है? ये तीन चीजें यहाँ, चार चीजें यहाँ पे कि इसने कलेक्टर का पद बनाया, इसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना किया, इसने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया और राजस्व बोर्ड का स्थापना किया, ये खुद किया। इसके समय 3 लोगों ने काम किया। जोनाथन डंकर ने संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी बनाई और विलियम विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। क्लियर है? 4 इधर और 3 इधर, 7 काम हो गया इसके समय का। क्लियर है? आगे बढ़े। इसी ने ही राजधानी और जो टकसाल है, राजधानी और टकसाल मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ट्रांसफर किया। याद करो, बंगाल का पहले ढाका था, ढाका से मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से मुंगेर, मुंगेर से फिर मुर्शिदाबाद आया था। अब मुर्शिदाबाद से राजधानी कोलकाता लाने वाला कौन था? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, अंग्रेजों की राजधानी पहले क्या थी? मुर्शिदाबाद। अब वो किसका था? बंगाल के नवाब का था। अब अंग्रेजों का जब शासन आया तो राजधानी मुर्शिदाबाद से बंगाल लाने वाला कौन था? वारेन हेस्टिंग था। क्लियर है? अब ये वारेन हेस्टिंग अच्छा काम कर रहा है ब्रिटिश सरकार के लिए, है ना। और इसी समय फिर एक कानून आ गया, इसी समय फिर एक कानून आ गया 1784 में, जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, ये कानून आ गया, पिट्स इंडिया एक्ट। और इस पिट्स इंडिया एक्ट में बहुत सारे जो काम वारेन मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल के पास था उसको कम कर दिया गया। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल के पावर को क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल के पावर को क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। इसका दिमाग खराब हो गया, मैं इतना पावरफुल आदमी अच्छा काम कर रहा हूँ और इन लोग क्या कर रहे हैं? कानून बना के पूरा नियम को मतलब पावर को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, मेरे को नहीं काम करने करके इसने 1786 में क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र। क्या दे दिया? त्याग। और ये चला गया लंदन। ये चला गया कहाँ? लंदन। ये लंदन चला गया। तो ये 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना, इसमें कानून था कि किसी भी व्यक्ति को जो ब्रिटिश सरकार के काम करता है वो ना तो किसी से गिफ्ट ले सकता है, किसी प्रकार का उपहार नहीं ले सकता, ऐसे करके लिखा था। गिफ्ट उपहार का मतलब रिश्वत नहीं ले सकता है। क्लियर है? लेकिन ये लिया हुआ था, तो इसके ऊपर लंदन में केस चला कि इसने क्या लिया था? घूस लिया था। और केस करने वाला व्यक्ति था नंद कुमार बंगाली। नंद कुमार बंगाली, है ना। नंद कुमार बंगाली एक व्यक्ति था जिसने उसके ऊपर क्या कर दिया था? घूस लेने का आरोप लगा दिया था। किसके ऊपर? वारेन हेस्टिंग के ऊपर, जिसके कारण उसके ऊपर क्या चला था? महाभियोग। क्या चला था? महाभियोग की प्रक्रिया चली थी लंदन में। तो किस एकमात्र गवर्नर जनरल है कौन? वारेन हेस्टिंग, जिसके ऊपर क्या चलेगा? महाभियोग की प्रक्रिया। किसके कारण? नंद कुमार नामक बंगाली के कारण, है ना। तो ये क्वेश्चन आता है। अब महाभियोग चला था, लेकिन जब एक बात बताओ, सारे चोर हैं, चोर ही तुम्हारे जज हैं, चोर ही वकील है, तो शरीफ आदमी भी अंत में जितने चोर है वो शरीफ, और जो शरीफ है वो क्या बन जाएगा? बस यही हुआ। जिसके ऊपर महाभियोग लगा है वो भी अंग्रेज है, जो फैसला सुना रहा है वो भी अंग्रेज है, तो सब मिल गए, ये निर्दोष साबित हो गया वारेन हेस्टिंग, और इसी को दोषी साबित कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसा था ये महाभियोग जो किसके ऊपर चला था? वारेन हेस्टिंग के ऊपर चला था। तो क्वेश्चन आता है कि किस गवर्नर जनरल के ऊपर लंदन में महाभियोग चला था? तो कौन था? वारेन हेस्टिंग। और किसके कारण चलाया गया था? तो नंद कुमार बंगाली ने उसके ऊपर क्या लगाया था? आरोप लगाया। क्लियर है? 1786 में त्याग पत्र देकर क्या हो गया है? चला गया है। तो अब अगला गवर्नर जनरल आएगा जिसका नाम होगा कॉर्नवालिस। क्या नाम होगा? कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो अगला हम पढ़ेंगे किसके बारे में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, इसने भी भारत में बहुत कुछ संचालन किया है जो आधुनिक अभी भारत में चलता है। तो अगला गवर्नर जनरल बनकर कौन आ गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब ये आ गया 1700 कितने में आएगा? 86 में गया है, तो ये कब आएगा? 1786 में आएगा। ठीक है, अब इसने क्या क्या काम किया 1786 में आने के बाद? तो इसने सबसे पहले देखा कि केवल एक कलेक्टर का क्या है? पद है, पूरा जिला संभाल रहा है, लेकिन और भी तो होने चाहिए ना भाई। तो और भी अधिकारी होंगे, तो अधिकारी कैसे आएंगे? भर्ती करना पड़ेगा। तो कैसे भर्ती करेंगे? जैसे अभी होता है भर्ती, कैसे? पीएससी से, है ना। पीएससी को ही क्या बोलते हैं? सिविल सेवा, है ना। पीएससी भारतीय लोक सेवा आयोग, जिसके सिविल सेवाओं का भर्ती किया जाता है। तो उसी सिविल सेवाओं को, यानी जितने भी अधिकारी के पद हैं, उसको बनाने वाला कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है इसको। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल
सेवा का जनक। तो सिविल सेवा का जनक कौन है बोलेगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना। अब देखा कि हमारे पास केवल क्या है? सेना है। हमारे पास क्या है? सेना है। जो दूसरे जो साम्राज्य है या दो शत्रु है उनसे क्या करता है? युद्ध करने में सहायता करता है। अब पूरा साम्राज्य ही हमारा हो गया है, पूरा साम्राज्य ही हमारा हो गया है। अब अंदर में ही लूट मार चोर उचक्के कर रहे हैं, हमारे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठा रहा है, तो उसको कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक और पद बनाओ, पूरा जो अंदर के लोगों को क्या करेगा? पकड़ेगा। और उसी को क्या कहा गया? पुलिस कहा गया। उसी को क्या कहा गया? पुलिस का। आज भी करते नहीं। हमको अगर किसी से युद्ध करना है तो कौन लड़ता है? सेना। अब भारत में कोई चोर है, कोई डाकू है, किसी के साथ कुछ हो गया तो कौन पकड़ के लाता है? पुलिस। तो उस पुलिस प्रणाली को लाने वाला भी कौन था? तो पुलिस प्रणाली का जन्मदाता, पुलिस प्रणाली का जन्मदाता ये भी कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। इसने देखा कि जितने भी जमीन जगह है वो सब राजा लोगों के नाम पे है। जितने भी जमीन जगह किसके नाम पे है? राजा लोग। ऐसा नहीं होगा भैया। तो इसने लाया स्थायी बंदोबस्त पद्धति। क्या लाया? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त। अब इसमें क्या करना है? जितने भी जो भी जमीन है वो सबको कर दिया किसके नाम पे? जितने भी जमींदार थे उनके नाम पे, है ना। जितने स्थायी बंदोबस्त के तहत इसने पूरा जमीन किसके नाम पे कर दिया? जमींदार के नाम पे कर दिया। और कहा कि इससे जितना भी क्या होगा? फायदा होगा, राजस्व प्राप्त होगा, उसमें 90% तुम रखना और चुपचाप 10% कहाँ भेजवा देना? कंपनी को। 100 रुपया कमाबे, 90 ते रखबे और 10 लाख कहाँ भेजवा देबे? कंपनी। ऐसा पद्धति लाया जिसको क्या कहा गया? स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू करने वाला कौन था? कॉर्नवालिस। कौन था? कॉर्नवालिस। अब इसने देखा कि जैसे सामान बाजार में बिकता है वैसे लोग भी क्या हो रहे हैं? बाजार में बिक रहे हैं, है ना। तो जो बाजार में लोग बिकते थे वो कौन होते थे? दास होते थे, गुलाम होते थे। तो इसने दास व्यापार पर क्या लगाया? प्रतिबंध। ध्यान से सुनना, दास प्रथा पर प्रतिबंध नहीं लगाया। अभी भी तुम दास बना सकते हो लोगों को, है ना, अपने अंदर, लेकिन उसको बेच नहीं सकते। तो इसने किस पर प्रतिबंध लगाया? दास व्यापार पर प्रतिबंध लगाया 1789 में। दास व्यापार, ठीक है। दास प्रथा 1833 में बंद होगा। कब बंद होगा? 1833 में बंद होगा। अभी कई साल और चलेगा, ठीक है। तो 1789 में किस पर प्रतिबंध लगा दिया इसने? दास व्यापार पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। अब देखो, अभी देखो, जो प्रशासन का काम है वो अलग चलता है। आपको कुछ बनाना है, कुछ आपको बनवाना है तो आप किसके पास जाते हो? सरकार के पास जाते हो, सरपंच के पास जाते हो, अध्यक्ष के पास जाते हो, नगर पालिका है तो, है नहीं, और विधायक के पास जाते हो। तो ये क्या है? प्रशासनिक एरिया है। ये क्या एरिया है? प्रशासनिक। और जब आपको न्याय चाहिए होता है तब आप कहाँ जाते हो? न्यायालय जाते थे। लेकिन पहले चाहे आपको न्याय चाहिए, चाहे कुछ बनवाना है, आप किसके पास जाते थे? राजा के पास जाते थे। और उसके बाद अब राजा आ गया तो अब किसके पास जाते हो? ये बंगाल के गवर्नर जनरल के पास जाते हो या जो अधिकारी है। तो इसने कहा ऐसा नहीं चलेगा। इसने कहा कि अब जो है प्रशासनिक कार्य अलग होगा और न्याय कार्य अलग होगा। तो प्रशासनिक कार्य और न्याय कार्य को अलग करने के लिए कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण किया था। किसने? कॉर्नवालिस ने। तो कॉर्नवालिस संहिता किससे संबंधित था? न्याय प्रशासनिक काम और किसको? न्यायिक काम को क्या करता था? पृथक करता था। प्रशासनिक काम को और न्याय के काम को क्या करता था? अलग करता था। जिसके लिए क्या बना था? कॉर्नवालिस संहिता। और साथ ही इसने कहा कि अब देखो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एक तो क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है। तो तुमको कहाँ रहते हो? सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? कलकत्ता में। और तुम रहते हो कहाँ? केरल में। तो लड़ाई झगड़ा करने के लिए तो निपटाने के लिए कहाँ ना पड़ेगा? हाँ, ऐसे नहीं है। अब ऐसा नहीं हो, तुम लड़ाई झगड़ा वही होना, तुम सिर्फ खबर करना, न्याय करने के लिए हम पहुँच जाएंगे। जैसे अभी वो हो रहा है नहीं रे, भूपेश बघेल सरकार चालू किया था एम्बुलेंस चिकित्सा। बाजार हाट में लगाते थे, सीधा एम्बुलेंस में हॉस्पिटल, है कि नहीं है? तो वैसे इसने भी चालू किया था कि तुम जहां लड़ोगे न्याय करने के लिए वहीं पहुंच जाएंगे। उसी को कहा गया मोबाइल कोर्ट। उसी को क्या कहा गया? मोबाइल कोर्ट। तो मोबाइल कोर्ट का संचालन करने वाला भी कौन था? कॉर्नवालिस। इतना कुछ दे के गया भारत को कौन? कॉर्नवालिस। जो आधुनिक चीज़ें हैं ना, जो आधुनिक चीज़ें हैं भारत में, वो पूरा कौन लाया है? अंग्रेज लोग। पुलिस था? नहीं था। कौन दिया? कॉर्नवालिस बना दिया। कलेक्टर पद था?
कौन बना के दिया? वॉरेन हेस्टिंग बना के दिया, है ना। अभी बहुत सारा चीज, रेल कौन लाएगा? अंग्रेज लाएगा, है ना। जैसे अभी सिविल सेवा चालू हुआ है, सिविल सेवा चालू है मतलब आप कलेक्टर के नीचे तहसीलदार, ऐसे सब पद, वो सिविल सेवा है। सिविल सेवा भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग बनाने वाला भी एक अंग्रेजी होगा, आगे अभी देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम कार्नवालिस पढ़ रहे थे जो 1786 में आया था, है ना। 1786 में आने के बाद इसने क्या क्या किया? सिविल सेवा का शुरुआत किया, पुलिस प्रणाली का शुरुआत किया, स्थायी बंदोबस्त का शुरुआत किया, दास व्यापार को बंद कर दिया, और इसने कार्नवालिस संहिता बनाया और मोबाइल कोड का भी संचालन किया। ऐसा काम करते हुए 1793 में ये चला गया। 1793 में इसका कार्यकाल खत्म हुआ और ये चला गया। इसके बाद एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था सर जॉन सोर। क्या नाम था? सर जॉन सोर, सर जॉन सोर, ठीक है। ये 1793 में आया। इसको ज़्यादा कुछ नहीं था, ये अहस्तक्षेप की नीति अपनाता था, यानी हमारे मामले में नवाबों को और नवाबों के मामले में हमको कोई भी इंटरफेयर नहीं करना है। ऐसे अहस्तक्षेप की नीति के तहत काम करता था कौन? ये सर जॉन सोर, ठीक है। अब इस सर जॉन सोर का कार्यकाल खत्म हो गया 1798 में, 1798 में। और 1798 में आया लॉर्ड वेलेजली। कौन आया? लॉर्ड वेलेजली, बंगाल का शेर। इसी को ही क्या कहते हैं? बंगाल का शेर। अब क्यों बंगाल का शेर कहते हैं? क्योंकि इसने बंगाल का गवर्नर जनरल के पद पे रहते हुए इसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य का क्या किया था? विस्तार किया था। यही वो है जिसने पूरे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को क्या किया था? फैलाया था। इसीलिए ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहलाता है कौन? लॉर्ड वेलेजली। क्लियर है? तो इस लॉर्ड वेलेजली के दो नाम और हो गए भैया। एक क्या कहलाएगा? वेलेजली, ठीक है। लॉर्ड वेलेजली कब आ गया? 1798, ठीक है। 1798 में कौन आ गया? लॉर्ड वेलेजली आ गया, जिसको क्या कहा गया? बंगाल का शेर कहा गया। और यही कहलाता है ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। तो ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन कहलाता है? और किसको बंगाल का शेर कहते हैं? लॉर्ड वेलेजली। किस गवर्नर जनरल को बंगाल का शेर कहा जाता है? लॉर्ड वेलेजली। और इसी ने ही बंगाल का क्या किया था? बंगाल का गवर्नर रहते हुए पूरे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया था। इसीलिए इसको ब्रिटिश साम्राज्य का क्या कहते हैं? कुछ नहीं किया था। क्या लाया था? एक संधि, बस एक संधि लाया था जिसका नाम क्या था? सहायक संधि। 1798 में इसने क्या लाया था? सहायक संधि। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सहायक संधि लाने वाला कौन था? लेकिन क्वेश्चन आता है, लॉर्ड वेलेजली से पहले भारत में सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली से पहले भारत में सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था? तो फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया था डुप्ले। याद करो, पढ़ाया था। उसी डुप्ले ने ही भारत में सबसे पहले आया था क्या? सहायक संधि। क्लियर है? तो सबसे पहले सहायक संधि का प्रयोग भारत में करने वाला कौन था? डुप्ले। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य को विस्तार देने के लिए ये सहायक संधि लाया था किसने? लॉर्ड वेलेजली। दोनों क्लियर है? अब ये था क्या? तो सहायक संधि क्या था कि जिस भी राज्य के साथ, जिस भी रियासत के साथ ब्रिटिश सरकार या कंपनी जो है क्या करती? सहायक संधि करती। क्या करती? सहायक संधि करती। तो उसको कुछ शर्तें मानना पड़ता। पहला शर्त, जो भी रियासत है ना, जो भी रियासत सहायक संधि ले रहा है, उस रियासत को अंग्रेजी सेना का एक टुकड़ा अपने रियासत में रखना पड़ता। ठीक है, समझ में आया? जैसे मान लो छुईकदार रियासत है, मैं राजा, ठीक है, बन गया ना, बनाने में क्या है, मैं राजा, अब तुम लोग अंग्रेज हो, तुम लोग आए हो मेरे पास संधि करने के लिए, तो तुम लोग क्या बोलोगे कि सहायक संधि अपना लो। हाँ, का है सहायक संधि में? तो तुम लोग बोलोगे, अंग्रेज लोग, कि एक सैनिक टुकड़ी ते छुईकदार में रखबे तब क्यों हाओ। ठीक है, सहायक संधि के तहत पहला नियम समझ में आ गया कि एक सेना, अंग्रेजी सेना का टुकड़ा कहाँ रखना है? राजा में, है ना, अपने रियासत में रखना है। ठीक है, और उस जितना भी सैनिक का खाना खर्चा है वो सब कौन उठाएगा? रियासत। कौन उठाएगा? रियासत। समझ में आया? सहायक संधि का पहला नियम कि अंग्रेजी सेना का एक टुकड़ा रियासत में रखना है और सारा खर्चा कौन उठाएगा? रियासत। ठीक, उस रियासत को किसी भी विदेशी, और जैसे अंग्रेज है, अंग्रेज के साथ फ्रांसीसी थे, डच थे, डेनिश थे, इनके साथ कोई भी संबंध नहीं रखना है। किसी भी विदेशी साम्राज्य के साथ कोई भी संबंध नहीं रखना।
बिना ब्रिटिश शासन को पीछे, ब्रिटिश सरकार को पूछे किसी अन्य रियासत से कोई संधि नहीं करना है। बिना पूछे मैं ना खैरागढ़ जा सकता हूँ ना गंडई जा सकता हूँ, ठीक है। किसी से कोई वो क्या करना है, संधि नहीं करना है। क्लियर है, ठीक है। और एक अधिकारी अपने दरबार में रखना है, एक अंग्रेज अधिकारी कहाँ रखना है, दरबार में। ऐसा हम आप लोग को दे रहे हैं। ऐसा अंग्रेज को बोलता था, रियासत के राजा को। इसके बदले में आपको अपने रियासत का एक छोटा सा जमीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना है। ये 5 शर्त है। किसका, सहायक। किसके फायदा के लिए, रियासतों के फायदा के लिए हम सहायक संधि दे रहे हैं। ऐसा किसका कहना था, लॉर्ड विले। तुम लोग आपस में लड़ते हो तो तुम सहायक संधि अपना लो, और उस सहायक संधि के तहत हम आपका हेल्प करेंगे, आपका फायदा होगा। ऐसा लोगों को क्या किया जाता है, लुभाया जाता था। रियासतों के राजा को लुभाया जाता। ऐसा लाया था कॉर्नवालिस। अब बताओ, वो सैनिक टुकड़ी किसका, ब्रिटिश सरकार। रहेगा कहाँ, रियासत। खर्चा कौन देगा, वो सेना काम किसका करेगा, अंग्रेज का। और उसका खर्चा पूरा कौन उठाएगा, राजा। है कि नहीं। अब ठीक है, अब मान लो रियासत अंग्रेजों के भारी चतुर रहे। भारी अंग्रेज लोग ऐसी थोड़ी थे कि 200 लोग आए थे और 2000 करोड़ रुपए पर शासन करके चले गए। दिमाग, ताकत से ज्यादा क्या रहता है, दिमाग। अब देखो, अब मान लो राजा को कभी लगा कि यार अंग्रेज लोग मेरे तप रहे हैं, मेरे को उसके साथ क्या करना चाहिए, लड़ना चाहिए। कहाँ से लड़बे, तो सेना में तो अंग्रेज आदमी भर रहे, ठीक है। अब मान लो एक अधिकारी कहाँ हैं, उनके रियासत दरबार में। एक अधिकारी कहाँ हैं, उनके दरबार में। तो प्लानिंग कर सकते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, हैं किसी को गाली देना है, उसी का भाई बैठे तो कहाँ गाली दे पाओगे, होगा क्या। तो अंग्रेजों के खिलाफ प्लानिंग भी नहीं कर सकते आप दरबार में, क्योंकि दरबार में क्या बैठा है, उसका आदमी बैठे है। ऐसा पूरा उस रियासत को बांध देते थे। किस संधि के तहत, सहायक संधि के तहत। तो सहायक संधि के क्या क्या नियम थे, समझ में आया। तो सहायक संधि लाया किसने, 1798 में लॉर्ड वेलेजली ने। और इस सहायक संधि को अपनाने वाला पहला रियासत था हैदराबाद। पहला रियासत कौन सा था, हैदराबाद। हैदराबाद, ठीक है। अब हैदराबाद जब इस सहायक संधि को चुपचाप अपना लिया था, हैदराबाद सहायक संधि को अपना लिया था, मैसूर नहीं अपनाया था। मैसूर अपना रहा था क्या, नहीं। तब उसके साथ क्या किया था, युद्ध किया। तब दूसरा रियासत बना था मैसूर। वो टीपू सुल्तान के मरने के बाद सहायक संधि के तहत मैसूर रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में क्या किया गया था, शामिल किया। तो पहला रियासत कौन सा हो गया, हैदराबाद। दूसरा कौन सा हो गया, मैसूर। तीसरा तंजौर, चौथा अवध, और 5वां पेशवा। आपको 5 तो लगातार याद करना है, क्योंकि आपको क्या होता है, कैसे क्वेश्चन दे देता है, निम्न रियासतों में से सहायक संधि को अपनाने का क्रम बताएं। तो 5 तो दिया रहता, तो आराम से, उससे ज्यादा नहीं देता है ना। तो पहला रियासत, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, तंजौर, चौथा कौन सा, अवध, और 5वां कौन सा, पेशवा। ये 5 रियासतें हैं जिन्होंने क्या किया था, सहायक संधि अपनाया था। क्लियर है। ये पहले ही साल अपना लिया था 1798 में, इसने 1799 में, ये भी 1799 में, ये 1801 में, और एक 1802 में। 1801 में अवध और 1802 में कौन सा, पेशवा, जिन्होंने सहायक संधि अपनाकर अपने रियासत को किसमें शामिल कर दिया। ठीक। तो लॉर्ड वेलेजली काम चालू हो गया कि नहीं हो गया, सहायक संधि लाया, और पूरे सहायक संधि के तहत सब रियासत को, कुछ को लड़कर, कुछ को दबाव डालकर, तो कुछ को एकदम प्यार से समझाकर किसमें शामिल कर दिया, ब्रिटिश साम्राज्य। तभी तो कहलाया क्या, ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। अब एक बात बताओ, रियासत भारत में है, ठीक है। अब भारत का ये जबरदस्ती क्या कर रहा है, अपने ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर रहा है रियासतों को। तो कोई तो ऐसा होगा जो इसका क्या करेगा, विरोध करेगा। तो समाचार पत्र मेन था, जिसमें भर भर के लॉर्ड वेलेजली के खिलाफ क्या किया जाता था, लिखा जाता था, है ना, कि लॉर्ड वेलेजली जबरदस्ती कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लॉर्ड वेलेजली दिमाग खराब हुआ, सीधा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ऐसी तो होता है क्या रे। इसने प्रेस पर ही क्या लगा दिया, प्रतिबंध, है नहीं, प्रेस पर ही क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। तो प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, बोलेगा लॉर्ड वेलेजली। तो इसने 1799 में प्रेस पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध। प्रेस पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध, प्रतिबंध, ठीक है। तो प्रेस पर प्रतिबंध सबसे पहले किसने लगाया है, लॉर्ड वेलेजली ने लगाया है, ठीक है। तो लॉर्ड वेलेजली ने प्रेस पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। और इसी ने ही 1803 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना की है। फोर्ट विलियम कॉलेज,
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करने वाला कौन था? लॉर्ड वेलेजली। कौन था? लॉर्ड वेलेजली। ऐसा सहायक संधि लाने वाला ये लॉर्ड वेलेजली जो है 1805 में चला गया। 1805 में चला गया। ठीक है, अब 1805 में आएगा कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस वापस। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस गया था, है ना, ये वापस आएगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वापस आ गया और 1805 में भारत वापस आते ही इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसका जो क्या बोला जाए, मकबरा तो मुस्लिमों में बोलते हैं, नहीं कब्र बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो कब्र है वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में है ना। इसको कहाँ दफनाया गया है? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। तो कौन है जो 2 बार आया बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव गवर्नर था, ये क्या था? गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल बनने वाला 2 बार एक व्यक्ति कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। पहले बना 1786 से 1793 और 1805 से 1805। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं क्योंकि इतना सारा काम और इतने सारे अंग्रेजों का नाम हो गया है। ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप लोग के लिए टेंशन बढ़ जाएगा। ठीक, अब सोचो, आज इतना नाम है, आज इतना नाम है, कल कितना नाम होगा? क्योंकि कल बंगाल का गवर्नर जनरल खत्म, क्या आएगा? भारत का गवर्नर जनरल। ठीक, आपको कहाँ देखो कैसे आपको रियलाइज होगा कि कितना आएगा। कौन से सन में चल रहे हैं अभी हम लोग? 1805। और भारत को आज़ादी कब मिलेगी? 1947। कब मिलेगा? और बंगाल का गवर्नर बनना कब से चालू हुआ था? 1757। 1757 से पढ़ रहे हैं और कहाँ तक पढ़ेंगे? 1947 तक। 1900 तो सोचो कितने व्यक्ति आए होंगे और कितने व्यक्ति, तो सबका नाम याद रखना पड़ेगा। और वो तब याद होगा जब डेली पढ़ोगे। जैसे आज जो पढ़े हो, बाकी छोड़ दो जो भी है ना, आज जो पढ़े हो, जितना बंगाल का गवर्नर और बंगाल का गवर्नर जनरल पढ़ाया हूँ, उसको आज जाके पहले ख़त्म करो, उसके बाद आगे आप कुछ करना। या नहीं पढ़ पाओगे दिन भर तो तब तक मत सोना रात में जब तक ये पूरा याद ना हो जाए, क्योंकि कल फिर इतना ही और आएगा, फिर परसों और आएगा, है ना। तो कितना सारा हो जाएगा, बहुत सारा। तो इसलिए जो जिस दिन का क्लास है उसी दिन उसको क्या करो, ख़त्म करो। तो आज बंगाल का गवर्नर जनरल यहीं तक रखते हैं, कल इसके आगे पढ़ेंगे और फिर भारत का गवर्नर जनरल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर से बोल। लात रे के फोटो लाया करके नहीं बोला हूँ, उसी के समय आया। कहाँ से? ब्रिटेन से। तब ब्रिटेन से कौन भेजे करके बताओ का भी? ये लड़का कैसे कहाँ से दिमाग रहे? ब्रिटेन की महारानी